Hello everyone, welcome to the class of accountancy. Today we will going to revise the first chapter of partnership accounting. ये हमारी रिवीजन क्लास है. आज हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर हमारा पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है. पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है, बुक के हिसाब से जो भी चैप्टर हो डजंट मैटर. पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग. फंडामेंटल्स मींस बेसिक्स. इस चैप्टर में हम बेसिक्स पढ़ते हैं. मैं आपको याद कराता हूँ चैप्टर में हमने क्या करा था, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा क्विकली इस चैप्टर को, इस चीजों को लेंगे. पार्टनरशिप अकाउंटिंग या पार्टनरशिप बिजनेस एक नॉर्मल बिजनेस से कुछ ज्यादा बहुत अलग नहीं होता. उसकी अकाउंटिंग बहुत ज्यादा अलग नहीं होती. वही बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में. उसके बाद लेजर पोस्टिंग, उसके बाद ट्रायल वेरिएंस, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डिफरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के लिए, और उसके बाद हम लोग वैसे बैलेंस शीट बना लेते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्लास 11 में हम लोग पढ़ते हैं. बट यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं पीएनएल के बाद. यहाँ हम लोग पीएनएल के बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हर साल एक फर्म को ये अकाउंट बनाना है. क्यों बनाना है? क्योंकि उस प्रॉफिट का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है. प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अकाउंट बनाया जा रहा है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कहीं ना कहीं उनकी कैपिटल चेंज हो जाती है. इसके लिए अगले बात जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसके बाद अगला अकाउंट जो बनता है वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हम लोग जब पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस निकाल लेंगे उस अकाउंट से, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है. तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के. और पार्टनरशिप फर्म की इस चैप्टर में हमें मेनली सिखाया जाता है, क्योंकि नई चीज जो आपके लिए है, जहां से 11th क्लास हमारी खत्म हो रही है वहां से 12th स्टार्ट हो रही है, कि पीएनएल तक नेट प्रॉफिट आपको निकाल दिया गया है. क्वेश्चन आपको नेट प्रॉफिट दे देगा. उसके बाद की अकाउंटिंग आपके लिए अब स्टार्ट हो जाती है क्लास 12 में पार्टनरशिप अकाउंटिंग में. तो आपको नेट प्रॉफिट नहीं निकालना, पीएनएल का नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन दे देगा. सेकेंड बात, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए. और प्रॉफिट डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. उस प्रॉफिट के लिए हो सकता है कि पार्टनर्स ने एक प्लानिंग कर रखी हो कि किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसी को कमीशन मिलेगा. अब ये क्यों मिलता है? पहली बात ये हो सकता है कि सभी पार्टनर्स इक्वली फर्म में एफर्ट नहीं करते. किसी की कैपिटल ज्यादा हो सकती है तो बोलेगा मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिलना चाहिए. किसी का वर्किंग ज्यादा हो सकता है फर्म में, किसी का सेल्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है तो कहेगा मुझे सेल्स में कमीशन दो. कोई वर्किंग पार्टनर है तो बोलेगा मुझे सैलरी दो, मैं ज्यादा काम कर रहा हूं. तो अगर पार्टनर चाहे तो अपने प्रॉफिट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले वो लोग क्या कर सकते हैं, कुछ हिस्सा प्रॉफिट का पहले ही बाय वे ऑफ सैलरी, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय वे ऑफ कमीशन ले सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें ये सब कुछ प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा. ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा. दैट मींस अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे. ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग दे रहे हैं या अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी दे रहे हैं. हम लोग एक्चुअली प्रॉफिट में से ही सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन पार्टनर को दे रहे हैं. दैट मींस हम दे तो प्रॉफिट ही रहे हैं, बस उसका नाम हमने कर दिया कि भाई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बाय वे ऑफ सैलरी, बाय वे ऑफ कमीशन है. ठीक है. हम चाहे तो उसकी जगह, जैसे हम उस तरफ फर्म का प्रॉफिट 1 लाख रुपीज है तो 1 लाख के प्रॉफिट को हम लोग डायरेक्ट भी 1 लाख रुपीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये पार्टनर्स की इच्छा पर डिपेंड करता है. इच्छा का मतलब है यहाँ पर आपको एक डीड बनानी होती है, पार्टनरशिप डीड. आप फर्म से जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको डीड में प्रोविजन डालना पड़ेगा. डीड में लिखना पड़ेगा कि हम लोग फर्म से क्या एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं. अगर डीड नहीं बनाई है तो कोई पार्टनर, नो पार्टनर विल एलिजिबल, कोई भी पार्टनर एलिजिबल नहीं है क्या लेने के लिए, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, बोनस, कुछ नहीं. अगर डीड नहीं है तो डीड का मतलब समझे आप, डीड एक एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स आपस में बनाते हैं. वो उनका अपना एक इंटरनल लॉ है, उसे एक्सेप्ट करेंगे हम लोग. अगर वो लॉ आपने, वो डीड आपने बनाई है, उस डीड में जो लिखा हुआ है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा. जो लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि सारे पार्टनर्स उन टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, सैलरी लेनी है, किसको कितनी लेनी है, किसको कितनी नहीं लेनी है, सब कुछ उसमें लिखा होता है. बट अगर कोई डीड नहीं बनी, क्योंकि डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, आप अच्छा है आप बनाए, फ्यूचर के डिस्प्यूट नहीं होंगे. लेकिन अगर आपने नहीं बनाई है
तो डीड के एब्सेंस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाता है और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस नहीं मिलेगा। सिर्फ पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, वो भी इक्वल, इररेस्पेक्टिव कि आपने किसने कितनी कैपिटल लगाई। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में शेयर मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। और ना ही आपसे कुछ और लिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा, वो भी इक्वल। किसने कितनी कैपिटल लगाई, किसने कितना काम किया, कौन कितना वर्किंग में है, डजंट मैटर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहते हो, ज्यादा लेना चाहते हो, कम लेना चाहते हो, तो आप डीड बनाओ, कानून ने आपको मना नहीं किया, लॉ ने मना नहीं किया, आप डीड बना सकते हो। तो डीड आपका खुद का इंटरनल लॉ है, आपने बना दिया तो फिर उसमें जो लिखा हुआ वही माना जाएगा। लेकिन अगर आपने डीड नहीं बनाई तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि एक तो प्रॉफिट पार्टनर इक्वल बांटेंगे, दूसरा अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर उसे 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। आप चाहें तो ज्यादा भी इंटरेस्ट दे सकते हैं, 8%, 10%, 12% कम भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने डीड में लिखा होना चाहिए। डीड नहीं बनी हुई है तो फिर आपको 6% इंटरेस्ट देना होगा। यहां तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है इस चैप्टर में फंडामेंटल में टॉपिक हमने क्या क्या कवर किए हैं। टॉपिक की हम जब बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कवर किया है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, मैंने आपको समझा दिया। प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इसमें सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन एक एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट है, अलग थोड़ा सा नया, जो आपने कोई पहले नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपको यहाँ पर उसमें ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन के बाद अगला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनता है। ये कैसे बनता है इसको हम सीखेंगे। इसके बाद किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी जा सकती है कि आपका प्रॉफिट में शेयर इतना होगा, इससे कम हुआ तो बाकी के पार्टनर आपको जो है डेफिशिएंसी का अमाउंट, दैट मींस उस कमी का अमाउंट आपको देंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप बुक्स। इसका मतलब है कि आपने पार्टनरशिप की बुक्स बंद कर दी, 31 मार्च निकल गई, उसके बाद आपको याद आ रहा है कुछ गलतियां हो गई प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में, तो अब उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उसको सुधारेंगे कैसे, वो भी हमें सीखना होता है इस चैप्टर में। तो ये हमारे पास 6 मेन कंटेंट हैं इस चैप्टर के। थ्योरिकली मैंने आपको बता दिया डीड क्या होती है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया डीड के एब्सेंस में कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं, पार्टनरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको थ्योरिकली इस चैप्टर में इंपॉर्टेंटली पढ़ना होता है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जस्ट P&L के बाद बनेगा। P&L से जो नेट प्रॉफिट आया है उस नेट प्रॉफिट को आपको क्या करना है, इस अकाउंट में लेके आना है। P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट्स हैं लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट के बारे में ध्यान रखने वाली बात यह है कि दिस शुड बी नेट प्रॉफिट। दैट मींस कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आपको नेट प्रॉफिट नहीं देता, कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ लिख देता है प्रॉफिट है, और अगर उस प्रॉफिट में से मान लीजिए कोई ऐसा आइटम है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट का प्रॉफिट का मतलब होता है जो नॉर्मल खर्चे हैं जो घटने चाहिए थे प्रॉफिट में से, बट आपने लेस नहीं किया, आपने नहीं घटाया, तो आपको पहले घटाने हैं। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि जो चीजें, जो आइटम, जो खर्चे आपको तब भी दे रहे हैं जब आपके पास प्रॉफिट है और तब भी दे रहे हैं जब आपके पास लॉस है, आपको देने ही हैं, तो आपको पहले प्रॉफिट निकालने से पहले उन्हें घटा लेना चाहिए, उन्हें डिडक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन आपने डिडक्ट नहीं किया है तो आपको पहले वो डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ही ये प्रॉफिट यहां पर लिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे अगर प्रॉफिट में से ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई आइटम, जैसे एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो पार्टनर है, पार्टनरशिप बिजनेस में है, ओनर है, इसलिए उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं। नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन उसी पार्टनर को मिलेगा जिसने फर्म को लोन दिया है, और ये उसको पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं, एक बोरोवर की कैपेसिटी में, एक लेंडर की कैपेसिटी में मिलेगा कि हमने फर्म, जो पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया है तो उस पर वो इंटरेस्ट ले रहा है, वो अलग से लेगा। पार्टनरशिप के रिलेशन में जो चीजें वो फर्म से ले रहा है, जो प्रॉफिट में से वो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी,
बोनस कमीशन वो लेगा, उसके अलावा वो इंटरेस्ट ऑन लोन लेगा, उसके लिए पहले उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो 6% अज्यूम करना है, बाकी चीजों की कोई रेट नहीं है, 6% रेट है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की, और ये प्रॉफिट में से लेस हो जाना चाहिए, नहीं लेस हुआ है तो आपको लेस करना पड़ेगा पहले यहां पर प्रॉफिट लिखने से पहले। इसी तरह रेंट हो सकता है, मान लीजिए किसी पार्टनर ने किसी फर्म को जो है अपनी कोई प्रीमाइसेस यूज करने के लिए दे दी, तो उसका जो रेंट होता है वो भी उसको पहले आपको देना पड़ेगा, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दैट मींस प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं है, देना है कि देना, आपको देना ही है। तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जैसे मैनेजर कमीशन होता है, एग्जांपल और ले सकते हैं हम, तो ये सब चीजें पहले प्रॉफिट में से डिडक्ट हो जानी चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये चीजें हमने नहीं लेस करी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको प्रॉफिट में से वो चीजें लेस करनी है, तभी बाकी का प्रॉफिट आपको यहाँ लिखना है। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगली चीज जो यहाँ पर आएगी वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर से हम लेंगे, फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग उसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सीआर साइड में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसके बाद हम डेबिट साइड में हम लोग इस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट में से निकाल कर किसी और चीज में डाल रहे हैं पैसे को। अगर हम चाहें तो प्रॉफिट का एक पार्ट फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं रिजर्व में डालना, तो हमने एक प्रॉफिट का एक हिस्सा अगर रिजर्व में डाल दिया उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसके बाद हमने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर को, अगर डीड में लिखा हुआ है तो सैलरी कमीशन बोनस दे दिया पार्टनर को, अगर डीड में लिखा हुआ है तो जो भी आप पार्टनर को दे रहे हो जो डीड में लिखा हुआ है इन कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, वो सब चीजें यहाँ आ जाएगी। इन सब चीजों को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो पहले ही प्रॉफिट में से घटा लेना है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जो चीज प्रॉफिट पर ही डिपेंड है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। एग्जाम्पल सुनिए आगे, मान लीजिए हमारी डीड में, मैंने कहा डीड में लिखा होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह देनी नहीं देनी, अगर डीड में नहीं लिखा हो तो देनी नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि मान लीजिए सर डीड में लिखा हुआ है लेकिन हमारे पास प्रॉफिट उतना नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी हमें देनी है। ध्यान सुनिए वापस से, मान लीजिए हमारे पास अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपीज है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास या सैलरी का अमाउंट हमारे पास 1 लाख से ज्यादा देना है हमारे पार्टनर्स को, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ये करेंगे, उसमें दो बातें होती हैं। नॉर्मली हमें क्या करना है, नॉर्मली ध्यान रखें कि उस केस में ये करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी हमें पार्टनर को देनी तो है लेकिन उतनी देनी है जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सपोज करें अगर हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दो पार्टनर ए और बी को, इनका इंटरेस्ट बनता है, सपोज करें इसका 60,000 बनता है और इसका 50,000, या मान लीजिए इसका 80,000 बनता है और इसका 40,000 बनता है, तो अब क्या करें, मतलब टोटल तो हमारे पास इसका टोटल जो हो गया वो तो 1,20,000 हो गया, बट हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो तो 1 लाख ही है, तो हम लोग 1 लाख से ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 1 लाख का प्रॉफिट है उसको हम लोग दे देंगे बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट पूरा नहीं देकर इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। इस रेशो का मतलब 8 और 4 के रेशो में, तो 8 और 4 का रेशो क्या हो गया, आगे इसको आप और डिवाइड कर सकते हो, 8 और 4 को हम बोल सकते हैं और 4 रेशो या 2:1। ठीक है, तो 1 लाख को हम लोग क्या करेंगे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2/3 1/3। तो इस तरह से आपको बांटना है प्रॉफिट अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। ध्यान सुनिएगा वर्ड इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब है कि एप्रोप्रिएशन के आइटम जो है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इनका अमाउंट तो ज्यादा है बट हमारे पास जो प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी है वो कम है, तो उस केस में हम लोग जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही देंगे और जो अमाउंट उनको एक्चुअली देना था उस अमाउंट के रेशो में उस प्रॉफिट को जो है बांट के दे दिया जाएगा। तो 1 लाख का प्रॉफिट यहीं पर आपका पूरा खत्म हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है बांटने के लिए, तो आगे कुछ करेंगे भी नहीं पार्टनर्स में, बांटेंगे भी नहीं, और वहीं पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बंद हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लो, यहाँ क्वेश्चन बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो फिर उसका मतलब ये हिसाब है कि आपके पास 1 लाख का प्रॉफिट है लेकिन 1,20,000 अगर इंटरेस्ट बन रहा है तो आपको 1,20,000 ही दे देना है। फिर उससे क्या होगा, उससे 20,000 का फर्म को लॉस होगा, वो लॉस आपस में पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट ये तो हो गई जिद वाली बात कि ठीक है देना ही है।
तो ऐसा करना है, और इसके लिए क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोलेगा। अदरवाइज क्या करना है, आपको अवेलेबल प्रॉफिट जितना है वहां तक ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो ये भी आगे आता है इस चैप्टर में कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट था, अब हमने जो भी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन देना था दे दिया। अब सीआर साइड का टोटल लगाना है, डीआर साइड का टोटल लगाना है, सीआर में से डेबिट लेस करना है, रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट बोलते हैं, यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिमेनिंग प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, उनका अपना एक एग्रीड रेशियो होगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसमें बांट देंगे। और अगर रेशियो की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो इक्वली प्रॉफिट रेशियो मान लिया जाएगा और इक्वली प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। इट डजंट मैटर कि किसने कितनी कैपिटल लगाई, कैपिटल का रेशियो कभी नहीं लेना है, ध्यान रखना। जब तक क्वेश्चन नहीं बोल रहा कि कैपिटल का रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कैपिटल का रेशियो नहीं, बच्चे गलती करते हैं इसमें। आपको हमेशा क्या लेना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लेना। अगर इन केस इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, चलिए ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें मैंने अब आगे दो टॉपिक बताया था आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, बहुत सिंपल सी बात है, जितनी भी कैपिटल पार्टनर ने लगा रखी है, जितने टाइम तक लगा रखी है उतने टाइम तक का इंटरेस्ट दे देना है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी पार्टनर ने 1 लाख रुपीज लगाए 3 मंथ्स के लिए, तो 1 लाख पर 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर मान लीजिए किसी पार्टनर ने 1 लाख के बाद 20,000 और लगा दिए, तो उसी कैपिटल 120 हो गई, तो 120 पर कैलकुलेट होगा। आगे तक मान लीजिए आगे 6 महीने तक उसने ये कैपिटल लगा रखी, तो 6 मंथ तक 120 पर इंटरेस्ट निकलेगा। कब तक करना है ऐसा, 31 मार्च तक। 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो जाती है। 31 मार्च तक आप ये देख लो कि आपने कितनी बार कैपिटल में चेंज किया है। तो जितने टाइम तक आपकी कैपिटल लगी रही, इफेक्टिव कैपिटल, इसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इफेक्टिव कैपिटल आपकी बिजनेस में लगी हुई है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, इफेक्टिव टाइम डिवाइडेड बाय 12। इफेक्टिव टाइम मतलब जितने टाइम तक के लिए लगी हुई है कैपिटल, उतने टाइम तक का इंटरेस्ट आपको दे देना है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जितने टाइम तक, जैसे बैंक में इंटरेस्ट मिलता है हमारे को, बैंक में हमारे 10,000 जमा है, 10,000 का ब्याज मिलेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए हमने 2,000 और बढ़ा दी तो 12,000 मिलेगा। अब वो 12,000 कितने टाइम तक रहे, उतने टाइम तक का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर मान लीजिए सर हमने 1,000 निकाल लिए वापस, तो अब 11,000 में मिलेगा। जितने टाइम तक हमने हमारे 11,000 रखेंगे। अब सर मान लीजिए 11,000 के बाद हमने मतलब हम उस 1,000 विड्रॉ करने के बाद हमने कुछ किया ही नहीं, तो 31 मार्च तक आप देख लो, 31 मार्च तक आपने कुछ नहीं किया, 31 मार्च तक 11,000 आपके पास है। तो जब से 11,000 रहे आपके फर्म में, उसके बाद या बैंक में, उसके बाद से 31 मार्च तक कितने दिन हो गए, 31 मार्च तक लास्ट कैलकुलेशन करना है। वहां तक की कैलकुलेशन करके आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ करना है, सिंपल तरीका। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अपने आप में एक अलग टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है कि जितने टाइम पार्टनर ने ड्राइंग करी, ड्राइंग पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है मल्टीप्लाई बाय टाइम। जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर ने 10,000 रुपीज विड्रॉ किए 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल को 10,000 विड्रॉ कर ली, उसके बाद दूसरा कोई विड्रॉ नहीं किया, तो 10,000 पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर मान लीजिए सर उसी पार्टनर ने फिर 10,000 के बाद जुलाई में फिर 5,000 विड्रॉ कर लिए, तो आप चाहो तो फिर 15,000 10 + 5 पर इंटरेस्ट लगा लो, या फिर आप अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो कि 10,000 पर अलग और 5,000 पर अलग। 5,000 पर हम लोग 10% की रेट से, जो भी रेट है हमारी जुलाई से लेकर मार्च तक कुछ नहीं हुआ, तो सर जुलाई से लेकर मार्च तक जुलाई जो है 5,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसा आप अपनी बुक्स में पढ़ेंगे। कोई एक जो है हमारे पास मेथड्स होती है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की क्वेश्चन कभी मेथड नहीं कहता कि आपको यही वाली मेथड लगानी है। सिंपल तरीके से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। समझ आ रही बात की? कोई भी मेथड क्वेश्चन कहता है आपको ये वाली मेथड लगानी है, या आपके बुक में कई मेथड्स दे रखी होंगी, तो आपको उन मेथड्स का ध्यान नहीं रखना। मेथड्स सिर्फ आपको बुक सिखाने के लिए रखेगी कि इस तरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना है ये सिंपल मेथड है, यही लगानी है। एक मेथड हमारे पास जरूर है, वो है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड जो है वो तभी अप्लाई होती है जब कंटिन्यूअस ड्राइंग कर रहा है पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट की। ड्राइंग कंटिन्यूअस है और ड्राइंग का जो अमाउंट है वो भी फिक्स है। अगर ड्राइंग कंटिन्यूअस है, हर महीने में या हर क्वार्टर में करे जा रहा है कंटिन्यूअसली,
ठीक है, और उसका जो अमाउंट है वो भी क्या है, फिक्स है, हर महीने 4000 निकाल रहा है। तो इस केस में हम एवरेज पीरियड मेथड अपनाएंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन को छोटा करना है हमारे को। जैसे मान लो कोई पार्टनर अप्रैल से हर महीने 2000 रुपीज विड्रॉ करता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें 12 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अलग अलग महीने की। हम चाहते हैं कि सर ऐसा कोई तरीका बता दो जिसमें क्या होगी, एक ही बार में, जैसे मान लो अप्रैल से आपने ड्रॉइंग करी मार्च तक 2000 रुपीज, तो पूरे साल में आपने 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 24,000 विड्रॉ कर लिए। तो 24,000 पर हम लोग एक साल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं कि आपको पीरियड निकालना है। पहले ड्रॉइंग देख ली 24,000 है फुल ईयर में, अब हमको पीरियड लेना है, हम लेंगे एवरेज पीरियड। अगर मान लीजिए बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है पार्टनर, तो एवरेज पीरियड होगा 6.5, मिड में कर रहा है तो 6 एंड एंड में कर रहा है तो 5.5। अभी 6.5 5.5 कैसे है, थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए। अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, मतलब अप्रैल 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल से उसका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, तब तक लगेगा 31 मार्च तक, मतलब पूरे 12 महीने ड्राइंग करी उसने, और 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। +1 इसलिए कर रहा हूं कि हर ड्राइंग के बीच 1 मंथ का गैप है। 12 + 1 एवरेज निकालना है इसका, तो कितने आइटम ऊपर 2, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। 12 + 1 13/2 6.5। अगर मिड में ड्राइंग करता है, मिड में का मतलब है कि आपने ड्राइंग 1 अप्रैल से नहीं 15 अप्रैल से स्टार्ट करी, सपोज 15 अप्रैल से आपने ड्राइंग स्टार्ट करी, तो फिर यहाँ पर आपके 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के 15 डेज कम हो जाएंगे, और लास्ट ड्राइंग आप लोग करोगे 15 मार्च को। तो इसी तरह जो मार्च में ड्राइंग होगी 15 मार्च को, 15 मार्च से 31 मार्च तक ही का ही इंटरेस्ट लगेगा, मतलब लास्ट वाली ड्राइंग पर भी 15 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, और पहली वाली ड्राइंग जो आपने अप्रैल में 15 अप्रैल को करी है, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का इंटरेस्ट 15 जो है 15 दिन का लगेगा। तो 15 तो मिलाकर 1 महीना कम हो जाता है इंटरेस्ट का 12 में से। ड्राइंग 12 महीने हुई है, लेकिन इंटरेस्ट 1 महीने का कम हो जाता है, क्योंकि आपने बीच में ड्राइंग करी महीने के। तो इसलिए वहां पर हम 12 की जगह लेंगे 11 +1 को हमेशा करना है, क्योंकि हर ड्राइंग के बीच एक महीने का गैप है, अपॉन 2 6 मंथ आ जाएगा। एंड में करेगा तो एंड में मतलब ये हो गया, आपने ड्राइंग 30 अप्रैल से स्टार्ट करी है और लास्ट ड्राइंग आपने 31 मार्च को करी है। तो सोचिए जो ड्राइंग आपने अप्रैल में करी है उस पर तो इंटरेस्ट अप्रैल के मंथ में तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने ड्राइंग 30 अप्रैल को करी है। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का पीरियड आपका इंटरेस्ट लगने वाला नहीं है। इसी तरह जो लास्ट ड्राइंग आप करोगे वो 31 मार्च को करोगे, पूरे साल चलते गए 30 अप्रैल 30 मई 31 मई, इसके बाद 30 जून, इस तरह करते गए ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग आपने 31 मार्च को करी। तो सोचिए जो ड्राइंग आपने 31 मार्च को करी 31 मार्च को, उस ड्राइंग पर आपका कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि 31 मार्च तक ही तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 31 मार्च को अगर हम ड्राइंग करी और 31 मार्च तक ही हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो उस लास्ट वाले ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसलिए कुल मिलाकर 1 महीना अप्रैल वाला जो स्टार्टिंग वाला और 1 महीना एंड वाला जो है वो खत्म मार्च वाला कम हो जाएगा। हमारा इंटरेस्ट जो है 2 महीने कम हो जाएगा। 2 महीने कम होने का मतलब 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 12 में से। ड्राइंग 12 बार होगी, 30 अप्रैल आप काउंट कर लेना, 30 अप्रैल, फिर 31 मई, फिर इसके बाद 30 जून, फिर 31 जुलाई। ड्राइंग 12 बार होगी, लेकिन इंटरेस्ट 10 महीने का लगेगा। 10 + 1/2 5.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ रही बात नहीं? ये आपको इसलिए सिखा रहा हूं मैं क्योंकि क्वेश्चन फिक्स नहीं है। ये तो मैं तब पीरियड बता रहा हूं जब आपको ड्राइंग आपने पूरे साल करी। पूरे साल का मतलब पूरे 12 महीने ड्राइंग करी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ड्राइंग पूरे 12 महीने नहीं करी है, आपने ड्राइंग 6 महीने करी, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो उस केस में फिर हम लोग यहाँ पर बिगिनिंग में करिए तो 6 की जगह 6 लेने हैं पूरे महीने, बिगिनिंग में पूरे महीने लेने हैं। 6 + 1 7/2 3.5 महीने। मिड में 1 महीना कम लेना है। 6 महीने ड्राइंग करी तो ब्याज 5 महीने का लगेगा। 5 + 1/2 3 मंथ आ जाएगा। और एंड में तो 2 महीने कम लेने हैं। 2 महीने का मतलब अगर 6 मंथ ड्राइंग करी तो 4 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो 4 + 1 5/2 2.5 का इंटरेस्ट लगेगा। इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह 9 महीने में ड्राइंग कर हो सकता है क्वेश्चन में लिखा होगा पार्टनर ने 9 महीने ड्राइंग करी, पूरे 12 महीने नहीं करी, तो ये पीरियड आप याद कर सकते हैं। बट ये आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो हम मान सकते हैं कि हम लोगों ने ड्राइंग पूरे साल करी है। इसीलिए क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि आपने ड्राइंग जो है 6 मंथ या 9 मंथ के लिए करी है, 10 मंथ के लिए करी है, तो फिर ये एवरेज पीरियड आपको निकालना है। ध्यान रखें, बिगिनिंग में पूरे महीने लेना है, मिड में 1 महीना कम लेना है और एंड में 2 महीने कम लेने हैं। यहाँ तक क्लियर है? कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन बोलता है, नहीं क्वेश्चन से भी बोलता है कि पार्टनर ने ड्राइंग करी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कब करी लिखा ही नहीं हो, एक ही बार ड्राइंग करी साल में, कब करी लिखा नहीं, तो ये ध्यान रखना है। उस केस में हम अज्यूम कर लेंगे कि आपने ड्राइंग साल के बीच में करी है और वहां पर 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट लगा देना है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि एक पार्टनर है, उसने ड्राइंग करी 50,000 रुपए, कब करी पता नहीं, लिखा है 50,000 ड्राइंग करी है ड्यूरिंग द ईयर। अब कब करी हमें क्या पता, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि 6 मंथ का इंटरेस्ट है, क्योंकि बिगिनिंग में तो पार्टनर ड्राइंग कर नहीं सकता,
जैसे इसमें बिजनेस या बिगिनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल से, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि आपने ड्राइंग मिड ऑफ द ईयर की है। मिड ऑफ द ईयर करने के लिए इस वजह से आपका इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ का रहेगा। यहाँ तक की बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वार्टरली ड्राइंग है तो क्वार्टरली के केस में ध्यान रखिएगा, क्वार्टरली ड्राइंग मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का गैप होगा ड्राइंग में। मान ली कोई पार्टनर 4000 पर क्वार्टर निकाल रहा है, तो साल में कितनी ड्राइंग हो गई उसकी? 4000 एक क्वार्टर, तो इसका मतलब साल में कितनी बार? 4 बार क्वार्टर आएंगे, तो आपने 4 बार ड्राइंग करी है। 4000 मल्टीप्लाई बाय 4, 16000 की आपकी ड्राइंग हो गई। अब इंटरेस्ट ऐसे निकालना है, अगर बिगिनिंग में करिए तो 7.5, मिड में करिए तो 6 और एंड में करिए तो 4.5। ये आपको याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ आपसे क्वेश्चन यहाँ सीबीएसई कहीं कंफ्यूज नहीं करेगा। बाकी इसको निकालना है, कॉन्सेप्ट भी वही है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पूरे साल का इंटरेस्ट रहेगा तो 12 प्लस 1 की जगह, यहाँ फर्क से भी आएगा कि 1 की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि हर ड्राइंग के बीच 3-3 महीने का गैप हो जाएगा। तो 12 प्लस 3 हो गए 15, 15/2 7.5 का इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप इसको ज्यादा दिमाग मत लगाएं, यहाँ पर सिर्फ याद कर ले। कंफ्यूज अगर क्वेश्चन कर सकता है तो वो सिर्फ यहाँ कर सकता है, क्वार्टर में कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसलिए आप याद कर ले। बिगिनिंग में 7.5, मिड में 6 मंथ और एंड में 4.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरह यहाँ तक हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए, कैपिटल एलोकेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हमारे पास गारंटी का टॉपिक है और एडजस्टमेंट क्लोज पार्टनरशिप बुक्स का टॉपिक है, ये हम लेते हैं आगे। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। हाँ जी, देखिए अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है अभी हम पढ़ रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिंपली क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि हम लोग जो भी चीजें पार्टनर को दे रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, वो सब कुछ हम पार्टनर को कैपिटल में क्रेडिट करके दे रहे हैं। मतलब कैश में दे रहे हैं हम लोग, पार्टनर को कैपिटल में क्रेडिट करके दे रहे हैं, मतलब उसी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। जबकि ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से ले लेते हैं, मतलब उसी कैपिटल को हम लोग डेबिट कर लेते हैं। तो जितनी भी चीजें हम पार्टनर को दे रहे हैं या ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे पार्टनर कैपिटल चेंज हो जाती है, और जो चेंज हुई कैपिटल है वो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। देखो 11th क्लास में क्या करते थे, एक ही सिंगल ओनर हुआ करता था, तो हम लोग क्या करते थे 11th क्लास में नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते थे बैलेंस शीट में, और ड्राइंग्स को वहीं से लेस कर देते थे। हम लोग कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे क्लास 11 में या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। लेकिन पार्टनरशिप में क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि यहाँ एक तो जो है ट्रांजेक्शन एक से ज्यादा है, दूसरी बात कि जो ट्रांजेक्शन एक से ज्यादा है, और दूसरी बात यह है कि पार्टनर भी एक से ज्यादा है। अगर पार्टनर एक से ज्यादा है और सारे काम हम लोग बैलेंस शीट में एडलेस करने लग गए तो बैलेंस शीट बल्कि हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाया जाए और कैपिटल का बैलेंस निकाला जाए, और वही जो बैलेंस होगा कैपिटल का, क्लोजिंग बैलेंस जो पार्टनर के कैपिटल का आएगा वो लोग हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो हम लोग वही सीख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं बनाते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट बनाने की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की 2 मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक अकाउंट बनेगा, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये 2 अकाउंट और एक अकाउंट का क्या लॉजिक है? देखो फिक्स कैपिटल मेथड का नाम क्या है? कैपिटल फिक्स रहेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टनर ये चाहते हैं कि हम जो फर्म में कैपिटल लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं उसका हिसाब किताब तो अलग रहे, और जो फर्म से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका या प्रॉफिट में जो शेयर मिल रहा है इसका जो हिसाब किताब है हम लोग अलग रखना चाहते हैं। मतलब व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म एंड व्हाट वी हैव अर्न फ्रॉम द फर्म, वी वांट टू रिकॉर्ड, वी वांट टू मेंटेन अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ बोथ ऑफ देम। हम उसका क्या रखना चाहते हैं? अलग रिकॉर्ड रखना चाहते हैं दोनों का। तो अगर हम लोग अलग रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे, जिसमें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। एक तो कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट करी बिजनेस में पार्टनर ने, ये, और दूसरा जो कैपिटल आपने फर्म से विड्रॉ करी, कैपिटल जो लगाई या निकाली, बस इसके अलावा इन 2 रिकॉर्ड्स के अलावा इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा फिक्स कैपिटल में। इसलिए इसका नाम फिक्स रखा है कि आपकी कैपिटल फिक्स रहेगी जब तक आप कोई कैपिटल और फर्म में नहीं लगा देते या और निकाल नहीं लेते, अदरवाइज आपकी कैपिटल फिक्स रहेगी। और बाकी जो चीजें आपको फर्म से मिली हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट में हिस्सा, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारा हिसाब किताब एक सेपरेट अकाउंट से होगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका हिसाब हम कौन से अकाउंट से करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? चेंज होते रहना। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का लॉजिक क्या है कि कैपिटल बदलती रहेगी, इसलिए वहां पर हम लोग 2 सेपरेट अकाउंट
अकाउंट नहीं बना रहे, उसमें हम लोग सारे ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल का लगाना जाना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सारा हिसाब किताब हम एक ही अकाउंट में मेंटेन करेंगे, तो उसका नाम हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आगे बात की नहीं? फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट खुलेगा, सारे ट्रांजेक्शन उसी में रिकॉर्ड होंगे, जबकि फिक्स में दो अकाउंट बन जाएंगे उसी चीज के लिए और सारे ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड ना होकर कुछ एक या दो ट्रांजेक्शन तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे, जितना कैपिटल लगाई है और जितना विड्रॉ करी है, और बाकी के सारे ट्रांजेक्शन किसमें आ जाएंगे? अदर ट्रांजेक्शन सारे करंट अकाउंट में आ जाएंगे, अदर ट्रांजेक्शंस। ठीक है, और ये जो है इसमें सारे ट्रांजेक्शन एक ही बार में एक ही अकाउंट में आ जाएंगे, इतना सा फर्क है। और एक फर्क और ये भी ध्यान रखिएगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक खास फर्क है। इस पे क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकली कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं बैलेंस के बेस पर। देखो फिक्स कैपिटल मेथड में जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, वो कभी भी डेबिट नहीं होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा। रीजन कि आप जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हो उसमें रिकॉर्ड ही क्या कर रहे हो, आप कैपिटल जितनी लगाई या निकाली। अब जितनी आपने लगाई उससे ज्यादा तो आप निकाल नहीं सकते, इसलिए कभी आपने कैपिटल का बैलेंस डेबिट नहीं होगा। डेबिट कब होगा कैपिटल का बैलेंस? कि जितना हमारा कैपिटल लगा रखी है उससे ज्यादा हम लोगों ने विड्रॉ कर ली हो या फिर हमारे पास लॉस हो गया हो। लेकिन हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये पॉसिबल है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डीआर हो सकता है, सीआर भी हो सकता है, डीआर भी हो सकता है। सीआर कब होगा? सिंपली जब आपकी कैपिटल का अमाउंट ज्यादा है और जो अमाउंट ड्राइंग्स का या लॉस वगैरह अगर मान लीजिए किसी साल आपको लॉस हो गए हो तो वो कम है और कैपिटल का बैलेंस ज्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि आपने जितनी कैपिटल लगा रखी है उससे ज्यादा आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उस केस में आपका कैपिटल का बैलेंस डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट पार्टनर ही बांटेंगे। तो अगर लॉस ज्यादा हो गया, किसी साल बहुत ज्यादा लॉस हो गया या बहुत ज्यादा ड्रॉइंग्स कर ली पार्टनर्स ने, आपने 10 लाख लगाए थे लेकिन आपका शेयर लॉस को शेयर करते हुए या ड्रॉइंग्स को लेते हुए आपका 12 लाख रुपया भी कैपिटल को डेबिट कर दिया गया, ले लिया गया, तो उस केस में भी कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, फिक्स कैपिटल मेथड में कभी भी कैपिटल का बैलेंस डेबिट नहीं होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। यहां तक की बात क्लियर है। अब इसका फॉर्मेट कैसा है वो हम लोग आगे सीखते हैं। अब इसका जो फॉर्मेट है, देखिए फॉर्मेट की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मैंने कहा दो अकाउंट, पार्टनर्स का और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जैसे हम सपोज कर लें एग्जांपल के तौर पे दो पार्टनर हैं ए और बी, ए और बी, ये सीआर साइड ये डीआर साइड, ये पर्टिकुलर्स ये पर्टिकुलर्स। यहां लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का। इसके बाद आपने अगर फर्म में कोई और कैपिटल लगाई तो बाय बैंक, बाय बैंक का मतलब है कोई एडिशनल कैपिटल अगर आपने फर्म में लगाई, और अगर आपने निकाल ली कैपिटल विड्रॉ कर ली तो टू बैंक कैपिटल विड्रॉ। ये फर्क ध्यान रखें, एक वर्ड होता है कैपिटल विड्रॉन, एक वर्ड होता है विड्रॉन। जब तक क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि कैपिटल विड्रॉन है या कैपिटल विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल है, तो फिर हमें कंफ्यूजन होता है कि सर ये विड्रॉन ड्रॉइंग्स है या क्या है। तो ध्यान रखें, एक तो होता है कैपिटल विड्रॉन, एक होता है ड्रॉइंग्स। कैपिटल विड्रॉन का मतलब होता है आपने अपना ही पैसा फर्म से निकाल लिया कैपिटल का, तो उसे हम बोलेंगे विड्रॉन। और ड्रॉइंग्स का मतलब होता है आपने फर्म का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ ड्रॉइंग्स नहीं आती, इस बात में ध्यान, यहाँ भी आपको सीबीएसई कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। ठीक है, यहां सिर्फ क्या आएगा जब विड्रॉ किया है क्या कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, और लास्ट में आपको यहां पर क्या निकाल लेना है, बैलेंस शीट। ठीक है, इसके बाद आपको बनाना है दूसरा अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में
एग्जाम्पल ले लें, यहाँ भी हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, वही पर्टिकुलर्स ए और बी, ये डी आर साइड, ये सी आर साइड। अब बाकी सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में दो ही बातें आई, एक तो आपकी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, एक आपने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई, एक आपने अगर विड्रॉ करी, और लास्ट में हम लोगों ने इसका बैलेंस निकाला डिफरेंस। इसके अलावा अब आपने मान लीजिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, आपको सैलरी मिली, आपको कमीशन मिला, या आपको प्रॉफिट में शेयर मिला पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ये सब चीजें अब करंट अकाउंट में आएंगी, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगी। इसी तरह मान लीजिए आपने ड्राइंग करी, इसी तरह आपने ड्राइंग पर क्या ले लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसका सीआर साइड ऐड करके डेबिट साइड लेस करना है और इसका बैलेंस निकाल देना है, तो इसका बैलेंस अलग चलेगा और करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग चलेगा। अगर क्वेश्चन देता करंट अकाउंट के बैलेंस से, मान लीजिए पुरानी फॉर्म में पहले चल रही, तो करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे, तो अगर ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का है, ये ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का है, ध्यान रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस है करंट अकाउंट का। ये अगर सीआर है तो यहां आएगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, कैपिटल का बैलेंस डेबिट नहीं होगा लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है। इस केस में जब आपके पास किसी साल आपको ड्राइंग आपने ज्यादा कर ली, यहां प्रॉफिट ना होकर आपको क्या हो गए, लॉस। अगर आपको लॉस हो गए तो फिर आप लोग यहाँ पर आपकी कैपिटल का बैलेंस डेबिट हो सकता है, उस केस में मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई, ये फिक्स कैपिटल मेथड है। अब अगर बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दो अकाउंट नहीं बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो चीजें आप वहां पर दो अकाउंट में बांटकर लिख रहे थे, जो चीजें वहां पर आप दो अकाउंट में बांट के लिख रहे थे, वो यहां पर आपको एक ही अकाउंट में लिख देनी है, वो यहां पर आपको एक अकाउंट लिख देनी है। जैसे सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल का सीआर बैलेंस, ये भी हो सकता है कैपिटल का बैलेंस डीआर हो, मैंने कहा था इस मेथड में कैपिटल का बैलेंस डीआर भी हो सकता है, डीआर बैलेंस। इसके बाद वो इस बार अगर मान लीजिए पार्टनर ने कोई कैपिटल लगाई और एडिशनल कैपिटल, तो बाय बैंक निकाल ली, या और कुछ मिला, बहुत सिंपल तरीका कैपिटल अकाउंट बनाने का। तो कैपिटल अगर पार्टनर की बढ़ रही है तो सीआर करो, और घट रही है तो डीआर करो। तो अगर ये सब चीजें हम पार्टनर को दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो इन सब से कैपिटल बढ़ रही है इसलिए सीआर लिख देंगे, और लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है वो बांट देंगे, पार्टनर से लिख देंगे। सारी चीजें एक ही अकाउंट में आ गई। जबकि फिक्स कैपिटल में आपको ध्यान होगा, हमने ये तो चीजें वहां नहीं लिखी थी, यहाँ ये चीजें लिखी थी हम लोगों ने, ये फर्क है। वहां हम कैपिटल का हिसाब किताब अलग रख रहे हैं, बाकी चीजों का हिसाब किताब अलग रख रहे हैं जो फर्म से मिल रही। इसी तरह ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या लॉस, और लास्ट में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बैलेंस सीडी कैपिटल का, सीआर जोड़ के डीआर का। यह है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हमने एक ही अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी चीजें हमने उसी अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली। ये आपको समझ में आया होगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमारा अब कैपिटल अकाउंट का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया रिवीजन में। अब हम आगे बढ़ेंगे गारंटी की तरफ। चलिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट टॉपिक पर आते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का बहुत सिंपल सा मतलब है, किसी पार्टनर को गारंटी दी गई कि आपका प्रॉफिट इससे कम नहीं होगा, अगर इससे कम होगा तो बाकी पार्टनर जो है जिन्होंने गारंटी दी है वो उसको शेयर करेंगे। देखो गारंटी के केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि प्रॉफिट की गारंटी है, बात प्रॉफिट की हो रही है, तो इसलिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहीं पर आपको सेम जैसे बनाते हो वैसे बनाना है, प्रॉफिट बांटना है। बस एक बात का ध्यान रखिए, खास बातें ध्यान रखो, गारंटी आपको तब भी देनी है जब आप प्रॉफिट में है, तब भी देनी है जब आप लॉस में है। ठीक है, मतलब अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी है तो आपको, अगर मान लीजिए उस ईयर में लॉस हो जाता है तो भी आपको उसको गारंटीड अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि गारंटी है। दूसरी बात, जैसे अपन लिखते हैं बाय P&L नेट प्रॉफिट लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर। फिर उस प्रॉफिट को सबसे पहले पूरा काम कर लेना है। पूरा काम करने का मतलब, मान लीजिए क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देना है, सब कुछ पहले दे दो, गारंटी की बात लास्ट में करो। अब रिमेनिंग प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बांटते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने बांट दिया प्रॉफिट। ठीक है, अब मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ABC, गारंटी दी गई C को। सपोज गारंटी C को क्या दी गई कि आपका प्रॉफिट में हिस्सा, सपोज ये मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट हमने बांट दिया, 60,000 का प्रॉफिट हमारे पास है। ठीक है, 60,000 का प्रॉफिट बचा था, बांटने के लिए बांट दिया। ये इनका रेशियो है 3:1 में, इसने इसको हिसाब से बांट दिया। ठीक है, ये एग्जांपल मान लीजिए। अब 60,000 का प्रॉफिट आपने बांट दिया, पहले आपको प्रॉफिट बांटना है, गारंटी की बात सबसे लास्ट में करनी है। पहले प्रॉफिट को बांट लेना है, बांट लिया, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब देने के बाद हमने प्रॉफिट बांट दिया। 60,000 का 3:1 का रेशियो है, उसमें बांट दिया। अब गारंटी, सपोज C को गारंटी है, C को गारंटी है कि उसका प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा, 15,000 की गारंटी है। तो अब ये बात ध्यान रखें कि C को 5,000 आपको देने हैं, जो कम पड़ रहे हैं, डेफिशिएंसी, जो उसको मिलना चाहिए था हिस्सा, 5,000 इसको देने देगा। जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोले कौन देगा, A और B देंगे। जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोले इस गारंटी, इस डेफिशिएंसी का अमाउंट कौन देगा, A और B देंगे। इस 5,000 का अमाउंट कौन देगा, A और B देंगे। कैसे देंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा। कैसे देंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे इनका रेशियो क्या था 3:2 में दे देंगे 5,000 रुपीज। तो 5,000 को इन दोनों में बांट देंगे, 3:2 मतलब तो यह रहेगा 3,000 इसका, 2,000 इसका, इन दोनों में से हटा देंगे और उसमें जोड़ देंगे। अब सही प्रॉफिट इनका निकल जाएगा, जैसे A का सही प्रॉफिट आएगा 27,000, इसका सही प्रॉफिट आएगा 18,000 और इसका प्रॉफिट हो जाएगा 15,000। इसी गारंटी का अमाउंट पूरा हो गया। बात समझ नहीं गई? लेकिन अगर क्वेश्चन चाहे तो क्वेश्चन आपको कह सकता है कि सपोज यहाँ गारंटी सिर्फ A ने दी तो फिर A ही देगा, जो भी डेफिशिएंसी 5,000 कम पड़ रहे हैं वो पूरा कौन देगा, A देगा। या क्वेश्चन ये भी लिख सकता है कि जो है A और B दोनों देंगे लेकिन इक्वली देंगे, ऐसा ही बोल सकता है, इक्वली देंगे। तो फिर उस केस में 5,000 अगर इक्वली देंगे तो फिर 2,500 A देगा, 2,500 और 2,500 B देगा, तो 2,500 लेस कर देंगे। बट ये क्वेश्चन तब है जब क्वेश्चन में गिवन हो, दिया हो। कुछ नहीं दिया तो आपको अज्यूम करना है कि C को गारंटी A और B ने दी है और C का हिस्सा अगर कम होता है, डेफिशिएंसी से ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना। मान लीजिए C का हिस्सा अगर 20,000 आ जाए तो कुछ नहीं करना आपको, प्रॉफिट जो आया बांट दो, काम खत्म। वहां गारंटी का सोचना ही नहीं, जो ज्यादा आ गया ज्यादा कुछ करना, वापस हम लेंगे उससे। लेकिन अगर कम आ रहा है और क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो गारंटी का अमाउंट, डेफिशिएंसी का अमाउंट जो कम पड़ रहा है उसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं। वो 5,000 A और B शेयर करेंगे अपने ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2 था। तो 3:2 में 5,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3,000 और 2,000। यहां तक की बात क्लियर है? ये हो गया हमारा टॉपिक गारंटी का। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, लॉस के केस में, इन केस ऑफ लॉस के केस में सबसे पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ऑल मतलब सभी पार्टनर्स में, इवन जिसको गारंटी मिली उसको भी। उसके बाद देन लॉस सब में बांटने के बाद रिमेनिंग मतलब बाकी के जो पार्टनर है विल गिव शेयर टू गारंटीड पार्टनर को देंगे। किसको देंगे, गारंटी पार्टनर को। पहले तो लॉस सभी पार्टनर बांट लेना है। जैसा अगर ABC को गारंटी है तो ABC तीनों बांट लेना है।
लॉस बांटने के बाद रिमेनिंग पार्टनर ए बी विल गिव शेयर गारंटीड पार्ट टू गारंटीड पार्टनर सी को देंगे। क्या देंगे, ध्यान दें, एक तो गारंटीड प्रॉफिट देंगे, गारंटीड प्रॉफिट देंगे, प्लस लॉस जो उसने शेयर किया वो भी देंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर 6 लाख रुपीस का फर्म को लॉस हुआ, 6 लाख रुपीस का फर्म को लॉस हुआ, और मान लीजिए इक्वल रेशो है, इक्वल रेशो है, तो ए बी सी तीनों को 2-2 लाख रुपए का लॉस उठाना पड़ेगा। अब दूसरी बात, अगर लॉस 2 लाख रुपए का आपने उठा लिया, तो अब इस 2 लाख के लॉस में सी बोलेगा, मान लीजिए सी को तो गारंटी थी, इसको तो गारंटी है, गारंटी है कि आपको सपोज 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, 1 लाख का प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, बट आपको 2 लाख की गारंटी का लॉस उठाना पड़ गया। गारंटी की जगह प्रॉफिट तो नहीं मिला, बल्कि 2 लाख का लॉस उठाना आपको शेयर करना पड़ गया। तो इस केस में सी विल गेट, अब सी को क्या मिलेगा, सी को 2 लाख, तो उसने जो लॉस उठाया प्लस 1 लाख में जो उसको गारंटीड प्रॉफिट था, 3 लाख रुपए सी को देंगे। कौन देंगे, ए और बी देंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ए और बी क्यों देंगे, क्योंकि गारंटी ए और बी ने दी है। कैसे देंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। समझ में आ रही बात की नहीं। और 3 लाख क्यों देंगे, क्योंकि भैया अगर आपने उसको 1 लाख की गारंटी दी है, पहले तो 2 लाख रुपए आपने उससे लॉस के ले लिए, अब आप उसको लॉस के 2 लाख तो वो दोगे, क्योंकि आपने गारंटी दी 1 लाख की प्रॉफिट की, तो पहले तो उसको 2 लाख लॉस के दोगे ताकि वो बराबर में आ जाए इफेक्ट उसका, फिर 1 लाख प्रॉफिट के दोगे, तो कुल मिला के आप 3 लाख दोगे, तब जाकर उसका हिसाब किताब 1 लाख रुपीज के इससे या उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। वरना 2 लाख तो आपने डेबिट कर लिए, उसके अकाउंट से ले लिए, और 3 लाख जब आप उसको दोगे वापस, तब उसके अकाउंट में नेट 1 लाख रुपीज क्रेडिट होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। लॉस का शेयर भी वापस देंगे और फिर गारंटीड प्रॉफिट देंगे, तो कुल 3 लाख रुपीज देंगे सी को इन केस ऑफ लॉस। ये है हमारा टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। और हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप बुक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप बुक्स। इसका मतलब है कि बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो गई, 31 मार्च चला गया, उसके बाद हमें याद आ रहा है कुछ गलतियां हुई। गलतियां क्या हो सकती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए हमने नहीं दिया, देना था बीट के हिसाब से, सैलरी हमें देनी थी नहीं दी। एक तो होता है नहीं दी, भूल गए, और एक होता है गलत दे दी। जैसे सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% की रेट से, बट हमने 9 दे दिया, या हमें देना था 9% की रेट से, हमने 6% दे दिया। तो 2 तरह की एरर हो सकती है। एरर ऑफ कमीशन, भूल गए, देना था दिया ही नहीं, या फिर एरर ऑफ कमीशन दिया लेकिन गलत दे दिया, गलत अमाउंट दे दिया, गलत परसेंटेज दे दिया, गलत रेशियो में प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सच काइंड ऑफ टॉपिक इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। और इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये जस्ट सिंपली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, जैसे 11th क्लास में हुआ करता था, लेकिन ये रेक्टिफिकेशन है क्लोजिंग ऑफ बुक्स के अकाउंट्स के बाद। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो चुकी है, बैलेंस शीट बन गई है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप आ गए हैं, उसके बाद आपको पता चल रहा है कुछ गलती हुई हमसे, तो उस गलती का रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। अब उस गलती का रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, बिकॉज नेक्स्ट ईयर में जाकर आप उस गलती का सुधार नहीं कर सकते। जैसे सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया, सैलरी हमने नहीं दी, तो हम सोचे चलो नेक्स्ट ईयर जाके मैं एंट्री कर दे, तो ऐसा नहीं कर सकते एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट ईयर का और इस साल आप नेक्स्ट ईयर में उसकी एंट्री नहीं कर सकते। हाँ, इसका इफेक्ट कहां पड़ा, इसका इफेक्ट ये पड़ा कि आपने अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो इससे जो प्रॉफिट था पार्टनर्स में वो ज्यादा बढ़ा होगा, तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट कहां गया, प्रॉफिट गया पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो हम लोग एडजस्टमेंट जो करेंगे, जो गलती का सुधार करेंगे, वो सिर्फ सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट से करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ गलती का सुधार सब किससे होगा, कैपिटल अकाउंट से होगा, और इसके लिए एक एंट्री पास होगी जिसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन लिखेगा आपको यहाँ पे कि आपको इस गलती का सुधार करने के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री आपको करनी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री से करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो गई है, उसके बाद हमें कुछ गलतियों को पता चल रहा है। अब मान लीजिए गलतियां 3-4 हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, एक गलती को तो हम सुधार करके एंट्री करेंगे। हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे एनालिटिकल टेबल, ठीक है। और उस एनालिटिकल टेबल में हम ये निकालेंगे किसकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ा, नेट मतलब सपोज ए की कैपिटल 10,000 से उस गलती से डीआर हो गई और 20,000 से सीआर हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, नेट 10,000 आपका अमाउंट जो है सीआर ज्यादा हो रहा है, तो 10,000 रुपीज से आपकी एंट्री करेंगे और उसमें आपका अकाउंट 10,000 से हम क्रिएट कर देंगे।
10 गलतियों के लिए 10 एंट्री नहीं करनी है, 10 गलतियों को यहाँ लिखकर उसका एनालिसिस करना है कि किस गलती का क्या इफेक्ट पड़ा, डेबिट हुआ, कैपिटल या क्रेडिट हुई आपकी, और उसके बाद आपको जो है एक नेट अमाउंट निकालना है, कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ, नेट निकालकर उससे आपको एंट्री करनी है। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने दिया नहीं, ठीक है, ओमिटेड, भूल गए, तो अब दे दो, तो हम देंगे तो पार्टनर के सीआर में देंगे, पार्टनर को देंगे। सपोज करो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है और बी का जो है वो सपोज 6,000 है और इसका 4,000 है। टोटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए भी सोचना है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट्स का, केवल पार्टनर के लिए नहीं सोचना है। अगर फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस भी तो है। तो 20,000 रुपीज फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के डेबिट में जाएगा। सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने नहीं लिया, ये भी भूल गए, अब नहीं लिया तो ले लो, लेना है तो सपोज हम लोग जो है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,600 और 400, ठीक है। तो पार्टनर्स के डीआर में, क्योंकि पार्टनर से लेंगे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट कर देंगे, और फर्म के लिए प्रॉफिट है, इनकम है, फर्म के सीआर में 2,000। अब सपोज करिए गलती ये भी हो सकता है कि सपोज प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट हुआ था फर्म को बट इन्होंने बांट दिया गलत, गलत मतलब गलत रेशो में बांट दिया। प्रॉफिट बांटना था, सपोज इनका रेशो था 2:1 लेकिन प्रॉफिट बांट दिया आपने इक्वली, बांटना था 2:1 में, बांटना था 2:1 में बट बांट दिया इक्वली 1:1 में, ठीक है। जबकि एक्चुअल जो रेशो था वो था 2:1 और सपोज प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो 60,000 है, ठीक है, कितना है 60,000 है। तो 60,000 रुपीज अगर आपने 2:1 में इक्वली बांट दिए तो बहुत गलत कर दिया आपने काम। अब आप क्या करना है, सिंपली अगर गलत बांट दिए वापस ले लो, गलत बांट दिए वापस ले लो, प्रॉफिट बांटा होगा तो पार्टनर को सीआर किया होगा, अब वापस ले रहे प्रॉफिट तो हम डीआर कर देंगे, तो गलत वाला को वापस ले लो, पार्टनर से ले लो, तो इक्वल बांटा होगा 60,000 को, तो 20,000 पार्टनर से ले लिए और फर्म के क्रेडिट में आ जाएगा 60,000, ठीक है। अब सही प्रॉफिट जो है करेक्ट प्रॉफिट, अब देखो पहले तो करेक्ट प्रॉफिट कितना है, करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि फर्म का क्या बैलेंस है, फर्म का क्या बैलेंस है। फर्म के डेबिट में 20,000 है, क्रेडिट में 62,000 है, फर्म के डेबिट में 20,000 है, क्रेडिट में 62,000 है, तो फर्म के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, कितना ज्यादा है 62 और 20 में 42 का फर्क हो गया, तो 42,000 रुपीज, क्योंकि सीआर टोटल ज्यादा है, अभी टोटल बराबर हो जाएगा फर्म का, दोनों साइड 62 हो जाएगा। अब 42,000 को हम लोग करेक्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सही रेशो में 2:1 में, ठीक है। और ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, अभी हमने किया नहीं, हम कर रहे हैं, तो हम करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि 2:1 में अगर हम 62,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें, 62,000 इंटू 2/5, तो 5 से अगर उसको कैंसिल करें 60 को, 6 को, तो 1 टाइम हो गया और 1 बचे 1 2 बचे 224, 12,400 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया आपके पास 24,800। तो इसके पास आएंगे 24,800, इसके पास भी 24,800, इसके पास आएंगे 12,400। ये आपने सही प्रॉफिट बांट दिया। अब आपको क्या करना है, लास्ट में टोटल निकालना है। टोटल देखिए आप, ए के टोटल में 21,000 डेबिट में है और क्रेडिट में है 34,800, बी के डेबिट में है 20,600 और इसके हैं 30,800, इसके डेबिट में है 20,400 और इसके क्रेडिट में है 16,400। अब आपको क्या करना है, इनका नेट इफेक्ट निकालना है। देखिए नेट इफेक्ट की मैं बात करूं वो आप आगे टेबल में भी कर सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं अलग से। ए का नेट इफेक्ट देखिए आप, ए के डेबिट में 21,000 है, सीआर में 34,800 है, तो सीआर साइड ज्यादा है, इसका मतलब ए सीआर हो रहा है, डिफरेंस का अमाउंट कितना है 13,800 से ए सीआर हो रहा है। बी की बात करें
तो बी जो है डेबिट ज्यादा है, डेबिट है 20,600 से, क्रेडिट है 30,800 से, ये भी क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ए बी जो है, बी बी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा डिफरेंस के अमाउंट से, और इसमें जो डिफरेंस है वो 10,200 का है, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया बात की नहीं? अच्छा, एक गलती हमसे हो रही है यहाँ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने शायद गलत कर दिया। 42,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 2 to 1 में, तो 2/5 आ गया हमारा, हमने 60,000 को शायद बांट दिया, ये गलती हमने कर दी। एक मिनट, ये गलती हमसे हो गई, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। 40,000 ये अपना हो गया 8, 40,000 को बांटना है हमारे को ना, तो ये हो गया 8 टाइम्स 2 24, 8,400, 16,800 आएगा। सॉरी यहाँ पर 16,800, इसका भी 16,800 और इसका आएगा 8,400, तो टोटल चेंज हो जाएगा थोड़ा सा 26,800 और इसका होगा 22,800 और इसका होगा 12,400। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, वापस चेक कर लेते हैं। अब देखिए ए जो है वो डेबिट हुआ था 21,000 से और क्रेडिट हुआ 26,800 से, तो ए जो है क्रेडिट ज्यादा हो रहा है नेट 5,800 से, तो उसको हम क्रेडिट लिख देंगे। बी जो है वो कुल मिलाकर यहाँ भी क्रेडिट ज्यादा हो रहा है 22,800 से, जबकि डेबिट हो रहा है 20,600 से, तो कुल मिलाकर ये भी जो है वो क्रेडिट हो रहा है 2,200 से, क्रेडिट ज्यादा है। अब सी की बात करें तो सी जो है वो 20,400 से डेबिट है और 12,400 से क्रेडिट है, ये डेबिट ज्यादा है। कितना डेबिट ज्यादा है? 8,000 से। तो आप देखिए आपकी एंट्री बन गई नेट इफेक्ट से, आपकी एंट्री बन गई नेट इफेक्ट से। एंट्री क्या बनेगी कि बी जो सी है एंट्री, इसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपको एंट्री करनी है। सी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी 8,000 से, जबकि ए की कैपिटल और बी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 5,800 और 2,200 से। आपका डेबिट क्रेडिट का टोटल मैच हो गया, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा लास्ट टॉपिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन भी आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। टॉपिक का नाम था एडजस्टमेंट क्लोज पार्टनरशिप बुक्स। ये टेबल हमने इसलिए बनाई ताकि हम लोग इस एंट्री को बना सकें, इस गलतियों का जो हमने सही किया है उसका हम लोग इफेक्ट देख सके, किस पर कितना डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट आ रहा है, और उस इफेक्ट से हमारे को जो है ये एंट्री पास करनी है, और ये एंट्री करने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ी है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो अब नेट अमाउंट से हम लोग एंट्री करेंगे। अमाउंट आपको कैसे देखना है, जिसका टोटल, जैसे ए का टोटल सीआर ज्यादा था तो ए सीआर होगा एंट्री, तो बी का टोटल भी सीआर ज्यादा था सी तो बी भी सीआर होगा, जबकि सी का टोटल डीआर ज्यादा था तो उसका डीआर बैलेंस है तो सी भी डीआर होगा टोटल में या उसका बैलेंस में। तो इस एंट्री में तो इसको हम लोग जो बैलेंस का अमाउंट है उससे डेबिट कर देंगे और ये एंट्री बन जाएगी, सी डीआर होगा, ए और बी सीआर होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने पूरे चैप्टर का एक रिवीजन, क्विक रिवीजन हमने इस चैप्टर का लिया है। तो अगर आपको इसके बाद में कोई इशू है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्लास को लेने के लिए और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, देखिए एग्जाम्पल्स हम लोग रिवीजन में कवर नहीं कर सकते, उसके लिए आप अपनी जो हमारी क्लासेस की प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जरूर देखिएगा। लेकिन मैंने आपको समझाया कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो मैंने आपको लिखकर एक एक टॉपिक को समझाया कि कौन सी चीज की क्या कैलकुलेशन होगी। ठीक है, सो हम इतना ही लेते हैं। थैंक यू सो मच। अपने इस वीडियो के लिए, इस रिवीजन क्लास के लिए आपके जो भी व्यूज हो, ओपिनियन हो, वो प्लीज आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।